हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विच आर इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो अगर हम इलेक्ट्रो देखें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ नथिंग बट in this branch of chemistry, chemical reactions are used to produce electricity. It is just reverse of electrolysis which we study in earlier classes in our small classes. Like what is electrolysis? Electrolysis is lysis of electricity, means we use electricity to produce chemical reactions, means we use electricity to cause chemical reaction to occur. But here chemical reactions which are spontaneous in nature cause electricity to produce. So ये तो हो गया what is electrochemistry. Now the question arise, वाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम क्यों पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को? मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ लिया कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आती है, लेकिन हमारे पास पहले भी तो बहुत सारे तरीके ऐसे अवेलेबल थे जो हम जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते थे। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कि हम टर्बाइंस यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, जिनसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर क्या ऐसी नीड पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने की, कि हम जो है इसको प्रेफरेंस दें, हम इसी को यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए। इसका जो मेजर एडवांटेज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है कि ये इको फ्रेंडली है। मीन्स हमने जितने भी तरीके पढ़े हैं टरबाइंस वगैरह के, उनमें हम क्या करते हैं, फ्यूल्स को बर्न करते हैं, टरबाइंस घुमाते हैं, जिससे कि हमारा जो मोटर जनरेटर है वो चलता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जो है डायरेक्टली ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पर कोई फ्यूल बर्निंग नहीं होती है, ना कोई वेस्टेज प्रोड्यूस होता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली इको फ्रेंडली प्रोसेस, इको फ्रेंडली फिनोमिना वी कैन से. So this is the major advantage. That is why we study electrochemistry. It has a vital role in entire chemistry. अब हमने इसके एडवांटेजेस भी जान लिए, ये होता क्या है ये भी जान लिया। अब हम इसके जो है बेसिक कंसेप्ट जानना चाहते हैं कि मीन्स हम इसे कैसे अप्लाई करें, कैसे जानें कि इसमें कौन कौन से फिनोमिना, कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। तो हम उन्हीं सबको स्टडी करते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं अपना जो बेसिक है वो है हमारा गैल्वेनिक सेल से ही। गैल्वेनिक सेल क्या है, बेसिकली एक जिंक रोड होती है, एक हमारा यहाँ पे कोई सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो कि ब्लू होता है कलर में, और हम यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं एक जिंक इलेक्ट्रोड जो कि मीन सॉलिड है नेचर में। द मोमेंट वी इंसर्ट दिस जिंक इलेक्ट्रोड इन दिस सोल्यूशन, होगा क्या कि ये जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर ब्राउनिश सा हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ सॉलिड कॉपर जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या होता है इस रिएक्शन में, मतलब इसके अंदर ऐसा क्या जादू चल रहा है कि अगर हम किसी को बताना चाहें, किसी को दिखाना चाहें कि देखो एक जादू दिखाता हूँ, जिंक इलेक्ट्रोड इसमें डालता हूँ और जो है ये कलर जो है एकदम से चेंज हो जाएगा और ये एक जादू हो गया। लेकिन नहीं, साइंस कहती है कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ही जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या फिनोमिना हो रहा है। तो होता क्या है बेसिकली, जब जिंक को इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिसोल्व किया जाता है तो हमें पता है कि जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, होता तो कॉपर भी है, बट अगर हम कंपेयर करें जिंक और कॉपर को, तो जिंक इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, तो इट कैन ईजिली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो अगर हम देखें तो जिंक जो है, अगर जिंक की हम रिएक्शन लिखते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये क्या देगा हमें, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड। अगर हम इसकी जो है हाफ सेल रिएक्शंस लिखते हैं, मीन्स इंडिविजुअल रिएक्शन अगर हम इनकी लिखना चाहें, तो क्या होता है कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है Zn+2 में, रिलीजिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टुवर्ड्स द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दैट इज कॉपर सल्फेट में क्या था, कॉपर Cu2+, वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको रिड्यूस करके कॉपर
सॉलिड में चेंज कर देंगे। और अगर हम कंप्लीट रिएक्शन इसकी पढ़ना चाहें तो वही जो हमने ऊपर देखी थी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स अस ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। सो अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि हाँ ठीक है, चलो हमने जिंक इलेक्ट्रोड जो है डाल दी अपने सॉल्यूशन में और ये कलर भी चेंज हो गया और हमने इसकी रिएक्शन भी पढ़ ली, पर इसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस हुई? मतलब अगर ऐसा तो होगा नहीं कि अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड इसमें डालें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, हमें करंट लग जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें इस फिनोमिना से, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जो हमने पीछे दोनों हाफ सेल रिएक्शन पढ़ी थी जिंक की और कॉपर की, हमें इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। मीन्स हमें इन्हें एक फिजिकली सेपरेट कंटेनर में डालना पड़ेगा। जैसे कि क्या होगा, जो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे वो ट्रांसफ़र होके जाएंगे कॉपर सल्फेट के पास। मीन्स उसे जो है एक रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि जिंक हमारा यहाँ पे है, जिंक जिंक ने जो है Zn2 पॉजिटिव दिए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको जाना है कॉपर सल्फेट के पास। अब कॉपर सल्फेट है इतनी दूरी पे, तो क्या होगा कि इसे यहाँ पे एक रास्ता तय करना पड़ेगा, एक रास्ता तय करना पड़ेगा ताकि ये जो है कॉपर सल्फेट के पास जा सके, इसे जाकर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सके, इसको रिड्यूस कर सके। और इस प्रोसेस में होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट भी तो फ्लो करता है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करता है। तो ये फिनोमिना, ये तरकीब अपनाई गई कि अगर हम इनको सेपरेट कर देते हैं तो भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और अगर ये मूव करेंगे, अगर इनको मेहनत करनी पड़ेगी तो इस साथ में करंट भी रिड्यूस करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, जिंक को डायरेक्टली हम कॉपर सल्फेट में ना डाल के जिंक रोड को हम डालते हैं ZnSO4, मीन्स जिंक का ही कोई सोल्यूशन लेके ZnSO4 लेके यहाँ पे जिंक का ये इलेक्ट्रोड, और एक कंटेनर में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट और इसमें हम डालते हैं कॉपर की इलेक्ट्रोड। ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है। ये हमने इनको सेपरेट तो कर दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ये यहाँ पे जिंक जो है, जो जिंक इलेक्ट्रोड जो है, और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट डायरेक्टली तो नहीं कि यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव जितने भी होंगे इनको आओ भाई रिड्यूस हो जाओ बिना 2 इलेक्ट्रॉन्स के आए, और ऐसे ही जिंक बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो क्या करे कि मैं चलो देता हूँ Zn2 पॉजिटिव देता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें इसे एक एक्सटर्नल फोर्स भी देना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स मीन्स कुछ एक ऐसी बाहर से प्रेशर देना पड़ेगा, या बाहर से इनको कुछ एक जो है ड्राइविंग फोर्स इनको देना पड़ेगा ताकि ये जो है काम कर सके। वही ना, लालच देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं घर में बच्चों से काम कराना पड़ता है तो हम कहते हैं कि भाई 1 गिलास पानी लेकर आओ, फिर तुम्हें जो है 1 टॉफ़ी मिलेगी या 2 टॉफ़ी मिलेगी। तो इस तरीके से काम कराया जाता है। ऐसे इन लोगों को इनसे काम करवाने के लिए हमने इन्हें कुछ लालच दिया कि अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट होगा। इसके लिए हमने जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या था, EMF। मतलब हमने एक वोल्टेज लगा दिया बाहर से, हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, जिससे कि क्या होगा, जिंक अपने सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव देगा और कॉपर और जो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस रोड के थ्रू और फिर इस वायर के थ्रू इस इलेक्ट्रोड पे, कॉपर की इलेक्ट्रोड पे, और यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो आएंगे इलेक्ट्रॉन्स के पास और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये तो फिनोमिना हो गया कि हमने यहाँ पे वोल्टेज जो हमने लगाया है इसका काम क्या है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और खड़ी होती है, क्या कोई गैस कर सकता है? मीन्स एक क्वेश्चन और आना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या होगा कुछ देर के बाद, ये जो जिंक की जो रोड है इसकी भी कुछ कैपेसिटी है। मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि इसमें जो है 100 मोल्स ऑफ जिंक है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो है 50 मोल्स जो है वो दे चुका है अपने सोल्यूशन में, सिर्फ 50 ही बचे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो जिंक की जो रोड है ये पतली होती चली जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे जो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड थी, जो यहाँ पे पहले से इसकी कुछ मोल्स थे कॉपर के, अब डिपॉजिट हो गए यहाँ पे और भी कॉपर के मोल्स आ चुके हैं, तो इसकी सेहत थोड़ी बन जाएगी, तो ये थोड़ा सा मोटा सा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आई क्या यहाँ पे बेसिकली कि जिंक जो है वो अपने सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव दिए जा रहा है, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है हमारी, वो सोल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव लिए जा रहा है। तो दिक्कत हुई क्या कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जिंक जो है अपने सोल्यूशन में दे रहा है Zn2 पॉजिटिव, तो ये सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रो
पॉजिटिव बनता चला जा रहा है, मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, और जो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिसबैलेंस हो जाएगा। इस कॉन्सेंट्रेशन डिसबैलेंस को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक सोल्ट ब्रिज, मीन्स एक ब्रिज बना दिया हमने इनके बीच में, एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया इनको, ताकि जो है अपनी अपनी दुविधा का हल कर सकें और अपने अपने जो डिसबैलेंस इनका हुआ है उसको बैलेंस फिर से कर सकें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये क्या नई बला आ गई, ये जो बना दिया है आपने पे तो हम लटकने का काम करते हैं अपने, ये वो नहीं है। बेसिकली जो ये इन्वर्टेड यू ट्यूब जो होती है हमारी, एक यूट्यूब होती है इन्वर्टेड यूट्यूब, और इस ये जो है सोल्ट ब्रिज का काम करती है। तो ये है क्या भला, क्या होता है सोल्ट ब्रिज, क्यों यूज़ करते हैं हम सोल्ट ब्रिज को, वही सब हमें जानना है। अब क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन डिसबैलेंस हो रही थी और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जा रही थी, पॉजिटिविटी इस कंटेनर में घटती जा रही थी, लो होती जा रही थी। तो अगर हमें इन्हें बैलेंस करना था तो हमें इन्हें एक मीडियम प्रोवाइड करना था, जो कि हमारा सोल्ट ब्रिज था। अब इस सोल्ट ब्रिज से होगा क्या, क्या ऐसा होगा कि जो यहाँ पे जो कमी थी वो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आके पूरी कर देंगे। ये जाएंगे भाग के कि मैं जाता हूँ इधर, इधर तो बहुत भीड़ हो रखी है, ये देश तो खुला खुला सा लग रहा है, जाता हूँ जाके यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली सोल्ट ब्रिज में हम क्या करते हैं, हम इसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम क्या क्या ले सकते हैं, मीन्स KCl ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, NH4Cl, अलग अलग पेयर्स के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दैट कि वो इनर्ट होने चाहिए। जो भी हमारे सोल्ट ब्रिज के हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं वो इनर्ट होने चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, कि जो अगर ये इन सोल्यूशन से, मतलब Zn2 पॉजिटिव के सोल्यूशन से और कॉपर के सल्फेट के सोल्यूशन से जो है रिएक्ट ना करें, इंटरफेयर ना करें इनकी केमिस्ट्री में, मतलब अगर ये अपना काम कर रहे हैं तो इन्हें करने दें, सिर्फ सहायता करने के लिए आपको बुलाया गया है, फालतू का मीन्स जो इंटरफेरेंस के काम है उनके लिए नहीं। तो एक जो KCl टाइप क्या करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ही करेंगे क्या कि पहली कंडीशन क्या होती है कि इनके जो साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, मतलब जो K पॉजिटिव का जो साइज होगा वो इक्वल होना चाहिए Cl पॉजिटिव के साइज से। तो करते क्या है ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही थी, तो जो K पॉजिटिव होते हैं वो दानी बन के जाएंगे इस सॉल्यूशन में, और यहाँ पे K पॉजिटिव हो जाते हैं, और सिमिलरली इस सॉल्यूशन में जाते हैं Cl नेगेटिव, और क्या होगा Zn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके ZnCl2 बना लेंगे। लेकिन ये जो है डिजोल्वेबल होता है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि ये जो फिर प्रेसिपिटेट बना देगा और भाई इनको कम कर देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ये जो है सोल्यूबल होता है, पर ये वही है कि इसको जो है बैलेंस करने का काम करता है, मतलब अपने आयंस भेज करके वो सोल्यूशन को बैलेंस करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट, सोल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट्स। इस तरीके से हमारा जो सोल्ट ब्रिज है वो काम करता है। इसके बहुत से काम होते हैं सोल्ट ब्रिज के, पहले तो हमने आपको बता ही दिया कि ये न्यूट्रलाइज करता है दोनों हाफ सेल को। और न्यूट्रलाइज कैसे करता है, अपने आयंस ये अपोजिट हाफ सेल्स में भेज करके, ठीक है। और सोल्ट ब्रिज के कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, जैसे कि KCl हो गया, NH4Cl हो गए, इस तरीके से। सो अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो भी नेक्स्ट हमारा जो भी डेमो सेशन होगा उसमें जानेंगे कि इसके साइन कन्वेंशंस कैसे होते हैं, कैसे हम इनकी जो है रिएक्शंस, इनके साइन नोमेनक्लेचर वगैरह, रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो सभी हम जानेंगे। अभी इतना समझ में अगर आपको आया हो तो बहुत ही अच्छा है। होपफुली ये सारे कंसेप्ट बहुत इजी लगे हों और समझ में आए हों आप लोगों को। थैंक यू।